गुड इवनिंग। बैठिए, बैठिए सर। हेलो। हम्म। ये कैमरा सही करवाना। क्या था? और तो डीपीपी का आंसर कॉपी तो लाया नहीं मैं इसकी। आप पहले शीट निकाल लीजिए, मैं मांगता हूँ आंसर की। तो पहले शीट निकाल लीजिए, है ना? तो शीट की एक्सरसाइज 2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 के पहले 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट इसलिए आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कभी आ ही नहीं रहा है। कितना चार्ज ट्रांसफर करें कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज ट्रांसफर ही करते जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस कभी आ नहीं रहा ना। एक से दूसरे पे कितना ट्रांसफर किया, 1 वोल्ट का चार्ज लाने के लिए कितना ट्रांसफर करते हैं वो चार्ज होता है। किसी वायर का कैपेसिटेंस, उस वायर से लेके इंफिनिटी तक, जो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है, तो उसका जो भी आएगा वैसा आ जाएगा। तो वायर कौन सा, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है क्या? हाँ।
जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन शुरू होती है और जिस पे खत्म होती है उससे मिलके कैपेसिटर बनता है। अब चार्ज कौन धारण करेगा, ये देखो किसके ऊपर चार्ज आएगा, कहां से लाइन शुरू होगी कहां पे खत्म होगी, उससे कैपेसिटर बनेगा, सीधी सी बात। ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इससे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना चाहते हैं। वायर तो इसको बीच में डिस्कनेक्ट कर रहा है, कैपेसिटर तो प्लेट्स का है, ठीक है। अब क्योंकि वायर बीच में जोड़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, इसलिए इनफाइनाइट हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई दिक्कत नहीं है, सीधी 8 में ही दिक्कत है। क्या है ऐसा 8 में? अच्छा एक ग्राफ है, ग्राफ से दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एट क्वेश्चन में कुछ लिखा है हमारे लिए कि पोटेंशियल वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट वाइज 6 मेटल की प्लेट्स हैं, उनके लिए पोटेंशियल की क्या वैल्यू है वो हमें बताया जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, जब तो सबसे पहली प्लेट 6 प्लेट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नंबर आपको दिख रहा होगा। जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तो प्लेट नंबर 1 है, x इज इक्वल टू 0 है, प्लेट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट है। और इसका पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट पर है। प्लेट नंबर 2 कितने वोल्ट पर है, 10 वोल्ट पर है। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 ये कितने पे, 5 वोल्ट पर है, 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। और प्लेट नंबर 5 0 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 प्लेट के पोटेंशियल ग्राफ में दिए थे, हमने लिख दिए, ग्राफ पढ़ पढ़ के पढ़े लिखे हैं, लिख दिए। अब हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 एंड 5, तो 2 कौन सा है, 10 वोल्ट, और 5 कौन सा, 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि रीड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट है 10 वोल्ट वाला और एक पॉइंट है 0 वोल्ट वाला, एक बीच में 5 वोल्ट ले लेते हैं। हम तो 10 और 5 के बीच में इक्विवेलेंट चाहते हैं ना, तो जिनके बीच इक्विवेलेंट चाहते हैं उनके बीच बैटरी जोड़ लिया करते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, ये सब रटा हुआ है हमारा। अब देखेंगे नंबर वाइज, तो ये पहली वाली प्लेट तो 5 से जुड़ी है, दूसरी वाली प्लेट 10 से जुड़ी है, तो एक कैपेसिटर हो गया, पहली दूसरी 10 और 5, दूसरी का भी एक साइड इधर वाला है ना, एक साइड इधर वाला है, दो अलग अलग साइड है, ये ऐसे काउंटिंग करेंगे तो कर लेते हैं वही। तो फिर ये क्या है, 10 और फिर तीसरा है 5, तो ये 10 से एक और जुड़ गया, और ये तीसरा 5 से जुड़ गया, ये हो गया इधर वाला, ये कैपेसिटर हो गया भाई 10 से 5 वाला, एक ये कैपेसिटर भी हो गया 10 से 5 वाला। 5 से 5 के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो तीसरा और चौथा अगर इसका बनाना भी चाहेंगे तो वो कैपेसिटर ऐसा हो गया कि 5 से 5 के बीच, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। फिर 5 से 0 के बीच, तो 5 से 0 के बीच में ये वाला हो गया, फिर 0 से 5 के बीच एक और हो गया। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। करना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी और सी मिला के 2C आउट, 2C, 2C 2C C, C कितना है, A/(F)(Dy), क्या वही दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं।
इजी है कि नहीं? इजी क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ रहा था? वो तो डॉटेड है ना। क्या डॉट लिख रहा है कि नहीं? मेरे को दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या? है कि डॉटेड? हाँ, वो 10 ऐसे बता रहे हैं कि उस पॉइंट की वैल्यू 10 ऐसे डॉट डॉट करके उस पॉइंट को जोड़ा है। वो तो मदद करने के लिए बनाया था। अब 10 कितने तक दिए थे इसमें? 15 तक का, वो कोई दिक्कत है क्या? 12 नंबर में दिक्कत आ रहा है। देखो 12 नंबर, 1 2 देखो पहले। 1 2 में करना क्या है? तो 2 ई और आर, 2 आर ए आर और ऊपर वाला भी आर, ये 2 आर 2 ई और ये ई, ऐसा है ना? तो अपन से तो टाइम कांस्टेंट पूछा है, बहुत ही सीधा सवाल पूछ लिया। टाइम कांस्टेंट होता है आर इक्वलेंट इंटू सी। टाइम कांस्टेंट का एक टेक्नोलॉजी बताया था। सी तो दे ही रखा है। अब आर इक्वलेंट निकालना है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना है। तो ये कहा गया था कि बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लेना। तो इस वाली बैटरी का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो इसकी जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो रेजिस्टेंस 0 दिखा दो, 0। फिर इसके साथ इधर आर, फिर इसका इधर आर, फिर इधर की तरफ आर, फिर इधर की तरफ आर, 2 आर, फिर 2 आर। ये आ गया इस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 0 आर और आर का मिला के कितना होता है? आर और आर का तो R/2 होता है। R/2 और 0 का 0 होता है, हर कोई जानता है। तो इन सब का मिला के 0 हो गया। जो 0 के साथ रहता है वो 0 हो जाता है ना? तो ये 0 और ये तीनों मिला के हो गया 0। क्या कहते हो? ठीक है। और 0 को तो सीधा दिखा देते हैं हम, आर, 2 आर, 2 आर। अब क्या होगा? अब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल VA बोलते हैं, इसको VB बोलते हैं, तो सभी V और VB के बीच में तो है। अगर ये VA है VB है, तो VB यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो तीनों पैरेलल में हो गए। तो अब बताओ 2R और 2R कितना होता है पैरेलल में? फिर R और R, तो R इक्विवेलेंट हो गया R/2 इंटू सी। आ गया? कितना सीधा सवाल था। 10th में भी दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? N बार, एक बार, 2 बार, ऐसे N बार, N टाइम्स बोले तो N बार। बस इतना सा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था? देखो मैंने तुम्हारा मदद कर दिया।
n टाइम्स बोले तो n बार। ठीक है, अब कर लोगे? ठीक बात है, कितनी अच्छी बात। t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा? यूं t इक्वल टू 0 पे करंट निकालना चाहते हो? t इक्वल टू 0 पे जब करंट निकालना चाहोगे तो कुल मिला के इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे। पर करंट किसका निकालोगे? कैपेसिटर की ब्रांच का ही निकालना है, निकालना इसी का ही है, तो इसका निकालना भी है करंट। तो इसको जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लेंगे। कर लो, फिर क्या करोगे हिसाब किताब? ये दोनों तो पैरेलल हो ही गए, तो इसका आर हो जाएगा 2R और 2R। तो अब देखो क्या क्या हो जाएगा। यहां पर 2E और यहां पर R और यहां पर E और ये R और यहां पर R और इन दोनों 2R का मिला के R और यहाँ का रेजिस्टेंस ऐसा है ना। अब क्या करेंगे कि इधर 0 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे, है ना। अब इन तीनों का मिला के एक कर देंगे, फिर ये सर्किट हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट बताते हैं, तो इसके पास रेजिस्टेंस है 0, तो इन तीनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आएगा। आर इक्विवेलेंट 0 आ गया, और ई इक्विवेलेंट कितना आएगा ये निकालने की बात आ गई। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो E1 बाय R1 2E बाय 0 प्लस 0 बाय R प्लस E बाय R। आर इक्विवेलेंट भी 0 है ना। अब 0 को ले जाएंगे उधर, तो E इक्विवेलेंट 2E 0 अपॉन 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस E इंटू 0। 0 से 0 काटा, ये 0 हो गया। अरे पढ़े लिखे लोगों को दूसरे तरह समझाना पड़ता है। इसका वैल्यू x और x है, x और x काटा, बाद में x का वैल्यू रखेंगे 0 है। अब x बचा ही नहीं तो कहां रखूंगा? यही तो करते मैथ्स में। तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया 2E और R इक्विवेलेंट हो गया 0। तो इन सब का उठा के हो गया फिर सर्किट ये 2E, इन तीनों का, फिर ये R, फिर ये R और ये इस तरफ, तो ये 0 हो गया और ये 2E हो गया। ये 0 यहां पहुंच गया, ये 0 यहां पहुंच गया, तो 2E बाय R। अब इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2E बाय R। कौन सा? वो 0 गुणा कर दिया ना इधर, तो 0 0 तो कट ही गया। हाँ तो अब सही कर लिया ना। थोड़ा गणित आना चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए इसके लिए, है ना। 0 बाय 0 इज 1, लेट 0 बी x, x अपॉन x इक्वल टू 0 मान के x अपॉन x को काट के 1 हो गया। अब x का वैल्यू रखने का जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये तो हो गया पार्ट 1 में। क्या रह गया भाई 15 में? हाँ ये सही कह रहे हो, कैलकुलेशन है, ओलंपियाड में कैलकुलेटर देते हैं, कैलकुलेटर लो करो, है ना। ओलंपियाड का सवाल है ना, वो कहते हैं कैलकुलेटर का उपयोग कीजिए, तो कर ही लेते हैं, तुम भी कर लोगे। यही कह रहे हो ना। ठीक बात है, कैलकुलेशन है।
अब कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कैपेसिटर क्या है? जिनसे लाइन शुरू होके जिन पे खत्म होती है, ऐसा अरेंजमेंट कैपेसिटर बस। चार्ज वार्ज से कोई लेना, चार्ज हो ना हो, जैसे बाल्टी है तो पानी भरने के काम आती, पानी भरो मत भरो, बाल्टी की जगह बाल्टी है ही ना। बाहर का चार्ज जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक कैपेसिटर होगा, बाहर के चार्ज से लेके इन्फिनिटी के बीच का एक कैपेसिटर होगा। हाँ, वो भी कैपेसिटर है। हाँ, उसमें ये है कि जो बाहर वाला चार्ज है, तो वो, ये प्लेट्स पास पास में होती तब तो पैरेलल प्लेट हो जाता है, पर ये वाली प्लेट से इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो फिर वो काम नहीं आता, उसका मेजरमेंट नहीं हो रहा है। अगर वो हो भी रहा है तो फील्ड चेंज नहीं हो रहा वो। हाँ, वो तो टोटल का आधा आएगा ना आउटर मोस्ट पे, अंदर आ जाएगा। कैपेसिटेंस तो सिर्फ अंदर वाले के लिए बता रखा है वो, सिर्फ टोटल का आधा आउटर मोस्ट पे आएगा। अब आइए अपन पार्ट 2 में आते हैं जरा। तो पार्ट 2 के 5 ही क्वेश्चन दिए थे आपको, पांचों हो गए। कोई दिक्कत है क्या? फोर्थ का एक ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी सब कर दिया है। ठीक बात है। तो फोर्थ का एक ऑप्शन बताए थे। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बिकम 120 माइक्रोकूलम एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पर किस पे कितना चार्ज होगा ये निकालना है। तो आपको पहले से सबका चार्ज पता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में पहले का चार्ज पता है आपको। इसमें कितना चार्ज था पहले? 120 इंटू 3, 360। इसका था 360 और इसमें था -360। और दूसरा वाला है 2 और 150, 300 300। तो इधर था 300 और इधर था -300, और ये था अनचार्ज। ठीक है ना, ऐसे ही किया था हमने। तो अब अपन अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक चार्ज का फ्लो मान लेते हैं। तो इस साइड से क्यू गया, इधर क्यू गया, एक ब्रांच में एक ही करंट चार्ज बहता है। तो ये हो गया 300 माइनस क्यू, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया -क्यू, और ये फिर +क्यू, ये हो गया -क्यू, और ये हो गया +क्यू। अब केवीएल लगा दो, क्यू आ जाएगा। अब सब आ जाएगा। बहुत ही सीधा सवाल है ये, ऐसा तो हम कर चुके हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्या कहते हैं, बात क्लियर हो गई है ना? कुछ कहना चाहते हो? तुम कहो उधर मान लेंगे, बोलो लेफ्ट टू राइट लेना है, ले लो, उसमें क्या रखा, नाराज होने की जरूरत नहीं, इधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइनस आ जाएगा अगर उल्टा होगा तो। निर्भय रहना चाहिए। एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू क्यू मानने से कभी मत डरो। 23, 25, 90 डिग्री इक्वल टू समथिंग मानने से हमेशा डरो, है ना? ये रूल है। अजनबी मानने में क्या जा रहा है, अपना मानने में दिक्कत है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, शीट का हिसाब पूरा हुआ। लीजिए, ये किसका शीट था, इधर से किधर से लिया था, इधर से लिया था। हेलो। तो अपने क्लास में अपन डाइलेक्ट्रिक का हिसाब किताब चल रहा था, उसको आज निपटाना है अपन को, है ना? तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक डीपीपी था, मुझे मालूम है, याद आ रहा है मुझे भी। अब मेरे पास उसका आंसर कॉपी नहीं है एक्चुअली। आंसर कॉपी मंगाया मैंने, मेरे पास है नहीं अभी, है ना? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक हेडिंग पे चलते हैं।
तो गौर करने की बात यह है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक रहता है, अगर हम किसी कैपेसिटर को जिस पर चार्ज है कुछ Q और माइनस Q, उसके बगल में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो क्या होता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो कैपेसिटर रहता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, ऐसा हम जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके किनारों पर थोड़ा सा बाहर आ जाता है ऐसे, इसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। हम तो ऐसा मानते हैं इनफाइनाइट लेंथ का है, मानते तो यहीं पर ऐसा होता थोड़ी, जो होता है वो बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है वहां पर जैसे डायपोल का होता है ना प्लस माइनस, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला होता है इस तरह से, वो वैसा ही है ये भी। तो एक चार्ज कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार होता है। जब हम उसके बगल में एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक से गुजरता है। ऐसा होने से इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ बाउंड चार्ज आ जाते हैं, माइनस का, माइनस प्लस। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे बाउंड चार्ज आ जाया करते हैं अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इधर माइनस का चार्ज आ गया और इधर प्लस का चार्ज आ गया, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो इस पर एक फोर्स लगने लग जाता है इस तरफ। तो एक तरह से ये कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक को बुलाता है कि भाई इधर आओ, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक को पुल कर रहे हैं। तो अपन ये लाइन कह सकते हैं कि चार्ज्ड कैपेसिटर attracts dielectric substance kept near its ends। इसके किनारों पर रखे डाइलेक्ट्रिक को, एक डाइलेक्ट्रिक बोले तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को एक चार्ज कैपेसिटर अट्रैक्ट करता है, ये हम प्रैक्टिकली जानते हैं। तो ये जो यहां दिखा रखा है ये डाइलेक्ट्रिक है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है जो इस कैपेसिटर के बगल में रखा हुआ है और उसके अंदर आ गया बाउंड चार्ज, तो बाउंड चार्ज और ये कैपेसिटर का चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, टोटल फोर्स इस तरफ आ जाता है। ठीक है, माइनस क्यों आया, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई प्लस की प्लेट होती है और बीच में कोई भी सब्सटेंस रखते हैं, इधर माइनस की प्लेट होती है, तो इधर वाली साइड माइनस आता है और इधर वाली साइड प्लस आता है, इस वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, या फिर यूं समझो कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर जो चार्ज होता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो एक डायपोल नेचर होता है, प्लस और माइनस ऐसे अरेंज हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो प्लस इधर है और माइनस इधर है, वही मैंने किया। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस तरफ प्लस है, उसके दूसरी साइड माइनस। पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ, बीच वालों को ऐसे अरेंज कर दिया, वो दिख रहा है। कहां से शुरू हुआ, प्लस से शुरू हुआ, माइनस पे खत्म हुआ, जो बीच में मॉलिक्यूल आया वो ऐसे एडजस्ट हो गया, ऐसे एडजस्ट हो गया। तो इस माइनस ने इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया, इस माइनस ने इस प्लस को अट्रैक्ट किया, तो ये मॉलिक्यूल उधर सेट हो गया, उस तरफ चला गया। तो एक तरह से ये जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा घना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थोड़ा कम है,
ये उसको कहता है थोड़ा घने इलेक्ट्रिक फील्ड में आओ। बाहर क्या बैठे हो, इधर आओ, बीच में आओ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसको खींच करके इधर बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही बात। अब सवाल ये है कि फोर्स कितना है, तो जवाब तो बड़ा आसान है। देखो, तो कितना फोर्स लगता है इसका फॉर्मूला ये है, डी यू बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया है, ज्यादा चिंता नहीं करना है, सीधा अप्लाई कर देना है। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, U क्या है, जो इस कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, और X क्या है ये भी बता देते हैं। अगर X लेंथ तक डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड होगा तो इसका कुछ कैपेसिटेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसका लेंथ है ये X, और बाकी बचा लेंथ L माइनस एक्स, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसका डिस्टेंस D। तो अगर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से इंसर्टेड नहीं है, कुछ हिस्से में है, कुछ हिस्सा खाली है, तो टोटल मिलाकर के इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम तो जानते हैं, तो कितना आएगा कैपेसिटेंस। अगर इसकी ये वाली विड्थ B मान लेते हैं, उधर की तरफ B है, तो आ जाएगा B इंटू एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक तो ये हो गया इधर वाले हिस्से का, और जो बाकी बचा है इसका आ जाएगा प्लस B इंटू एक्स इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो इसका कैपेसिटेंस जो हो गया, अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो B इंटू एल, B एप्सिलॉन बाई डी कॉमन आ गया क्या, B एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ गया। फिर बचा क्या, L प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ऐसा हो गया ना। अगर मुझे डी सी बाई डी एक्स निकालना है, डी सी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, के माइनस वन इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ऐसा क्या। तो एक्स तो वो लेंथ है जितना कि डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटेंस के भीतर आ गया, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस को अपन ने डिफरेंशिएट किया डी सी बाई डी एक्स। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, कैपेसिटेंस वर्सेस एक्स, तो हम ये जानते हैं कि जब एक्स जीरो है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगी, और जब एक्स की वैल्यू एल होगी तो इसका कैपेसिटेंस के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। इसमें ए इज इक्वल टू बी इंटू एल है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक जाएगा भीतर कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा, जब पूरा कंप्लीट चला जाएगा तो के टाइम्स हो जाएगा, और पहले ए एप्सिलॉन बाई डी के बराबर होगा। तो कैपेसिटेंस एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसका स्लोप किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अपन ने ये डिस्कस करना चाहा है कि ये जो कैपेसिटर है ये इस डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो उसका जवाब है कि इतने से करता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसको अगले पेज में बताएंगे। यहां तक बात तो नोट हो ही है। ठीक है कि नहीं है।
कोई संदेह, कोई समस्या नहीं, सब बात क्लियर हो गई। अगले पेज पे चल रहे हैं। अब फोर्स कैलकुलेट करने में दो केस होते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन क्यू इज कांस्टेंट। आप देखेंगे कैपेसिटर की शीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस कैटेगरी के होते हैं कि चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट, वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। कभी बोलते चार्ज कांस्टेंट है, कभी कहते हैं वोल्टेज कांस्टेंट, तो दोनों अलग अलग तरह के सवाल है। हमने भी ऐसे लिया। क्यू कांस्टेंट है तो आप यू का फॉर्मूला लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c। जो चीज कांस्टेंट होती है उसको फॉर्मूले में यूज करो। फॉर्मूले तो कई तरीके से लिख सकते हैं, उस तरीके से लिखो जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी आती हो, तो ऐसे लिख दिया। तो अब डी यू बाई डी एक्स निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर माइनस का डी सी बाई डी एक्स। क्या कहते हो, यही होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। तो कितना फोर्स लगेगा अगर क्यू कांस्टेंट होगा तो। और ये कैसे आए इसको भी बताएंगे अभी। वैसे बहुत अच्छे बच्चों को, भोले भाले बच्चों को कैसे आए से इम्पोर्टेंस नहीं होता, ये आया बस बहुत है ना। पूछेगा तो निकाल लेंगे, क्या जबरदस्ती जानना। बाइक कैसे काम करती, चलती बस चला लेते हैं हम। क्यों कांस्टेंट है ना आंसर ये। बताओ फोर्स कांस्टेंट आए कि नहीं आए। डीसी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है कि नहीं, क्या बात कर रहे हो। ये क्या लिखा है, इसका स्लोप क्या है। तो डीसी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है कि नहीं है क्यू कांस्टेंट है कि नहीं। तो फोर्स कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। सी तो वेरिएबल है ना, सी में तो एक्स आ रहा है, समझे कि नहीं। देखो पूरे फॉर्मूले में क्यू कांस्टेंट है, डीसी बाई डी एक्स कांस्टेंट है, पर सी कांस्टेंट नहीं, इसलिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं। ठीक बात है, कांस्टेंट तो नहीं मान लिया। बताओ फोर्स बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है। अच्छा देखो ये सवाल, फोर्स बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखें जरा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है, तो जो डिवाइड होने वाली क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही है, तो फोर्स तो घटता ही जाएगा। तो सबसे कम फोर्स कब होगा। अच्छा देखो एक बात कहना चाहता हूं, यानी कि इस समय सबसे ज्यादा फोर्स है ना, इस पोजीशन में सबसे ज्यादा फोर्स है, और जब ये जस्ट एंटर करने वाला होगा पूरा, उस समय सबसे कम है ना। और जब ये पूरी तरह से एंटर कर जाएगा ना, उस जगह पे तो जीरो ही हो जाएगा, पूरा इसमें आ जाएगा। तब तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे तो इस तरफ तो फोर्स बचेगा ही नहीं, तो इस पोजीशन में तो जीरो फोर्स होगा। तो इसका ग्राफ जो है फोर्स का यहां से शुरू होगा और डिक्रीज करता जाएगा। यहां पर एक
फिर क्या हो गया कि कॉर्नर पे जाएंगे तो स्लोप अनडिफाइंड हो रहा है, उस ग्राफ का स्लोप बीच में तो डिफाइन है, एंड पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है। या फिर मैं इसको ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, अब इस डाइलेक्ट्रिक को वापस बाहर निकाल लूं तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना, फिर वापस ही हो जाएगा। अगर मैं उस डाइलेक्ट्रिक को दूसरी तरफ बाहर निकालूं, क्या कहते हो, ठीक है ना, दूसरी तरफ बाहर निकालूंगा तो कैपेसिटेंस फिर वैसे घटेगा। तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इस पे स्लोप अनडिफाइंड हो गया, डीसी बाई डी एक्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा है और हम बता रहे हैं कि जीरो होगा। ठीक है, डीसी बाई डी एक्स के अनडिफाइंड होने से फिर हम जवाब दे रहे हैं कि बिल्कुल बीच वाली पोजीशन में फोर्स जीरो होता है, पूरी तरह से जब इंसर्टेड होगा तो जीरो होगा। तो अपना ग्राफ जो आ रहा है फोर्स का ऐसे घटा, जीरो हो गया, फिर क्या होगा, फिर वापस इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो अचानक ऐसे आएगा, फिर यूं आएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर अट्रैक्ट कर रहा था, इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, फिर इधर अट्रैक्ट करने लग जाएगा जब इस तरफ बाहर निकालेंगे आप। ये हमेशा चाहता है कि इसके भीतर आ जाए, तो इसलिए इसको इस साइड ले जाएंगे तो इस तरफ पुल करेगा, और इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ पुल करेगा, बीच में रखेंगे तो कुछ नहीं करेगा, जीरो फोर्स। ऐसा ग्राफ हो गया ना। अगर ये एफ नॉट है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा फोर्स, एफ नॉट अपॉन के स्क्वायर, के स्क्वायर टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा हमको पता लग रहा है। ऐसा अभी तक सवाल आया नहीं एग्जाम में, है ना, न जाने कब आएगा, कौन से साल पूछेंगे पता ही नहीं। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक में अभी अभी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, शायद एक आधा ही साल हुआ है, अभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब आएगा। तो फोर्स वाला सवाल शायद आ गया है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि पेपर ही बहुत होते हैं, याद रखना मुश्किल हो रहा है ना। मेंस वाले सुबह शाम बहुत पेपर ले लेते हैं, जनवरी फरवरी, ऐसे जनवरी और अप्रैल। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ऐसे घटता जाता है, डायरेक्शन चेंज करता है, बीच की पोजीशन में जीरो होता है। वैल्यू इस फॉर्मूले से दिया जाता है, सब कुछ बता दिए। हाँ, एक्स इज इक्वल टू एल पे ये वाला पॉइंट, एफ नॉट अपॉन के स्क्वायर, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसमें ना, एफ नॉट अपॉन के स्क्वायर लिखा है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। अब देखो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, के सेकेंड, वी कांस्टेंट, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स हाफ डी सी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर, तो फोर्स तो इसके बराबर हो गया, हाफ डी सी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू आ गई हाफ डी सी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। तो बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है, कौन कहता है कि फोर्स कांस्टेंट है, ये बताओ। दो इधर से कह रहे हैं, चार लोग इधर से कह रहे हैं, चार इधर से कह रहे हैं, एक इधर से कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं एकदम, है ना, सच्ची बात है ये, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है, डीसी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है और वी तो कांस्टेंट लिखा हुआ ही ऊपर, तो इस इक्वेशन में अब सी स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं आ रही, डीसी बाई डी एक्स तो अपन जानते हैं स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में आने वाली सारी बातें कांस्टेंट है,
तो पता लग गया कि फोर्स कांस्टेंट। अब की बार ग्राफ कैसे बनेगा जरा फोर्स वर्सेस एक्स का देखेंगे तो। अच्छा मुझसे एक भूल हुई, ग्राफ के बारे में थोड़ी सी भूल कर दी मैंने। अब ये एक्स मैंने क्या मान रखा है, ये बात आ रही है। एक्स क्या चीज है, ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं तो फिर ये ग्राफ जो है यहां पर चेंज हो जाएगा। यूं जो मैं इधर बना रहा था ना, फिर वो इधर जाएगा यूं, है ना, क्योंकि एक्स बराबर 2l होगा ना। फिर तो लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं मैं, इधर इधर जा रहा हूं, वापस लौटा थोड़ी हूं। इसमें तो ये हो रहा था कि यू करके वापस ले जा रहा था, जीरो थोड़ी कर रहा हूं मैं, एक ही तरफ डबल डिस्टेंस जा रहा हूं। तो मैंने ग्राफ इधर थोड़ा गलत बना दिया, तो एक्स बराबर 2l पे जाऊंगा और स्लोप तो सिमेट्रिक ही होगा, एकदम आइडेंटिकल कंडीशन होगी। तो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना पूरी। हाँ तो वो वही लेंथ था जितना डाइलेक्ट्रिक इधर गया था। तो अपन ने एक्स क्या माना, ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ था, जब ये यहाँ से एक्स चला तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स का वैल्यू एल आया, फिर ये पूरा बाहर चला गया तो एक्स का वैल्यू 2l हुआ ना। यही तो आ रहा है एक्स 2l आना चाहिए ना सही, इसलिए ग्राफ इधर जाना चाहिए। अब इसका बताओ क्या होगा ग्राफ, फोर्स वर्सेस एक्स, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फोर्स, फिर इस एक बार जीरो हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा एक्स बराबर एल, एक्स बराबर 2l, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी। ऐसा हम जान गए हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब इस पर बेस सवाल पूछ लेता हूँ, एक बात क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अगले पेज पे चलते हैं हम। फोर्स कांस्टेंट हो या चार्ज कांस्टेंट हो, मतलब चार्ज कांस्टेंट हो या वोल्टेज कांस्टेंट हो, फॉर्मूला तो du बाई डी एक्स, बस दोनों बार एक ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन है पहला। यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, इसका लेंथ एल, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। इसको बैटरी से जोड़ दिया, इसको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा है एल लेंथ का। तो अब इसके कैपेसिटर के डायमेंशंस दे रखे हैं इस प्लेट के, ये डिस्टेंस तो डी है, ये डिस्टेंस डी, और इस कैपेसिटर की जो साइड है वो इधर वाली साइड बी है और इधर वाली साइड एल है। तो ये डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से इधर जाएगा, फिर इस तरफ चला जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे आएगा जाएगा। इसका टाइम पीरियड बताना है। इसका मास हमें m दिया हुआ, m मास का है ये, ठीक है, m मास का है ये। प्लेट्स के डायमेंशंस दे रखे हैं हमारे को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बता रखा है हमें। तो अभी हमारे को करना ये है कि टाइम पीरियड बताना है, बहुत ही सरल से सवाल है ये।
आप लोगों ने आंसर निकाल ही दिया होगा। बहुत सीधा साधा सवाल था, एक लाइन में झट से कर दिया खत्म। देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से चार्ज हो जाएगा और ये तो इस डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। इसका लेंथ है L, तो L डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए हाफ AT², UT प्लस हाफ AT²। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट बराबर UT प्लस हाफ AT²। यू तो 0 है, तो पूरा L एंटर करने में इतना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी जिससे ये आगे बढ़ेगा और फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। फिर वही वेलोसिटी वापस से 0 होगी, तो जितने से एक्सेलरेट किया था उतने से रिटार्ड करेगा। तो जितना टाइम एंटर करने में लगेगा उतना ही एग्जिट करने में लगेगा, फिर वहां जाके रुक जाएगा। तो 0 से V से 0, फिर से रुक गया तो फिर वापस अट्रैक्ट होगा इधर, तो वापस से 0 से V और फिर V से 0। तो ऐसे 4 बार होगा। एंटर करने का T, उस तरफ एग्जिट करने का T, फिर वापस एंटर करने का T और फिर वापस इस तरफ एग्जिट करने का T। तो टाइम पीरियड हो गया 40। कितना सीधा सवाल था। अब कोई कहेगा फोर्स का वैल्यू तो लिखा नहीं, फोर्स का वैल्यू भी तो लिखो। लिख देंगे, हाफ dc/dx इंटू E²। हो गया फोर्स। बोले dc/dx भी तो नहीं लिखा, तो dc/dx तो अभी निकाला ही था, K-1 B/0/d, ये यहां रख दिया जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल है। इसमें सवाल तो पूछे ही जा सकता है, मेंस वाले भी पूछ सकते हैं, एडवांस वाले पूछ सकते हैं, कितना इजी पढ़ रही है। और इसमें जब फोर्स कांस्टेंट हो जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसमें इसके साथ में इधर पुली वुली अटैच कर दो, है ना, पूरा मैकेनिक्स अटैच कर दो जो भी चाहो, फोर्स कांस्टेंट आ गया ना। तो इधर वाली साइड में जैसे ये सवाल करते थे आप लोग, इधर वाली साइड में एक ब्लॉक लटका हुआ इधर। अब इधर वाली साइड में जो है इसको डाइलेक्ट्रिक बना दो, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा दो, फिर यहाँ पर बैटरी लगा दो। तो इधर mg इधर है, फिर टेंशन निकालना है, कुछ निकालना है, निकाल लो क्या रखा है। ऐसे तो कोई भी सवाल कितने भी बना देगा, कोई खास बात नहीं, हटा दो इसको। ऐसे कितने भी सवाल बना सकते हैं हम। तो कांस्टेंट फोर्स का हिसाब लगाना सीख लिया हमने, कितना फोर्स लगता है हमने जान लिया, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि वो du/dx कैसे आई ये जानने की तो जरूरत नहीं है ना, हो गया इतना बात कि होता है। वैसे भी बचपन में पढ़ा है फोर्स du/dx ऐसा कुछ होता था, बोले तो 11वीं में, है ना, पढ़ा था ना। वैसे ही कुछ बात है वो, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, -du/dx। उससे ऐसा लग रहा है कि ठीक ही है शायद, वो वैसे ही डिराइव होता है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बात ठीक है, यूज कर लेना। हाँ कुछ कहना चाहते, क्या कह रहे हो। सही कह रहे हो, फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, सही कह रहे हो। हमने नहीं कहा कि एसएचएम कर रही है, लिखा कहीं नहीं लिखा। ऑसिलेशन करने के लिए एसएचएम करना कोई जरूरी नहीं है। एक बॉल ठप्पा खाती है ना, ये वाला केस है।
नीचे जाती ऊपर जाती, इससे बार बार टपक आती, इसका भी तो टाइम पीरियड होता है, वैसा ही है। अब इसमें एक पॉइंट और बताते हैं आपको, उसका नाम है लीकेज करंट। ठीक है, ये क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट, अब देखो हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा है, ऐसे छोड़ दिया, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से तो ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो तो कंडक्ट करता नहीं, तो कैपेसिटर तो चार्ज रह जाएगा जैसा भी चार्ज होगा। पर ये सच नहीं है, संसार में हर एक वस्तु कुछ तो कंडक्ट करती है, कम ही करती है भले। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मानना कि कोई परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, ये गलत बात है। कुछ न कुछ चार्ज तो इसमें से लीक होता रहता है, यानी कंडक्ट करता रहता है, तो उसका नाम रखा गया लीकेज करंट। तो वो कितना होता है उसका हिसाब लगा रहे हैं। तो ये t इक्वल टू 0 पर ऐसा सिचुएशन था, आपको एक टी टाइम का डायग्राम बना रहा हूं, देखिए कोई टी टाइम का डायग्राम, चार्ज घटते घटते रह गया क्यू, ऐसा है। ठीक है, तो अपन इसको यूं समझ सकते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा, ऐसा ले रहे हैं, इसकी रेजिस्टिविटी रो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कंडक्टिविटी सिग्मा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की क्या जरूरत जब कंडक्टिविटी दिया, कंडक्टिविटी मत दो, सिर्फ रेजिस्टिविटी दे दो। ठीक है, तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है ना, एक रेजिस्टेंस की तरह, तो आप इसको एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकते हो। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई, एल की जगह तो डी हो जाएगा, और एरिया तो वही हो जाएगा जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया, उतने एरिया से करंट जाएगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस रो एल बाई हो गया। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अपने पास फॉर्मूला है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, और आर की जगह हो गया रो डी बाय ए। अब ये जो सी है उसको उधर ले जाते हैं, आई को हम लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज घटता जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, इसका चार्ज कम होता जा रहा है, इसलिए आई हो गया माइनस डी क्यू बाई डी टी, सी को इधर ले गया, तो रो डी बाई ए, सी हो जाएगा के ए एप्स नॉट अपॉन डी, के ए एप्स नॉट बाई डी। तब यहां से डी और ए कट जाएंगे, और इस क्यू को इधर ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन रो के एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई क्यू, रो के एप्सिलॉन नॉट आया ना, क्यू नॉट से क्यू, जीरो से टी, तो ये आ गया माइनस टी अपॉन रो के एप्सिलॉन नॉट, एल एन क्यू बाई क्यू नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ गया रो के एप्सिलॉन नॉट,
तो एक तरह से ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा हो गया। तो कैपेसिटर जो है ऐसे डिस्चार्ज होता रहता है। भरोसा तो ये रखा था कि डाइलेक्ट्रिक कभी कंडक्ट नहीं करता है, पर ये सच नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ तो लीकेज कर जाता है। तो चार्ज किया हुआ कैपेसिटर धीरे धीरे खाली हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अगर मान लो टंकी में लीकेज है पानी में, तो पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। तो लीकेज करंट क्या होता है ये जान के, मैंने तो करंट नहीं बताया, चार्ज लिखा है। करंट निकालना तो क्या करोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन टाउ e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये जो आई मैंने लिखा है यही लीकेज करंट। चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लीकेज करंट के बराबर है। बात जान गए हम। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं हम। लीकेज करंट के बारे में बात हो गई, अब एक और दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलो देखते हैं। ये कोई कैपेसिटर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है 3। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमको दे रखा है 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और इसके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। प्लेट्स का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दिया है, ये कांस्टेंट दे रखा है। एक दूसरा कैपेसिटर है, इसमें एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इसका K2 हो गया, K2 हो गया 2। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 6 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। और ये जो डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर ये मतलब C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर अपन ने C1 C2 को सीरीज में लगाया, C1 C2 को सीरीज में लगाया,
तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा सकते हैं? ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ये जो वोल्टेज हम लगाएंगे इसको अपन ने V बोला है। V का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज V that can be applied। अधिक से अधिक क्या वोल्टेज लगा सकते हो? सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि ये पैरेलल में जोड़ देंगे। फिफ्टी वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम चार्ज दैट कैन फ्लो। 50 वोल्ट तो नहीं लेते हम, 20 वोल्ट। टू बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम कितना चार्ज बह सकता है? क्या चीज नहीं दिया? क्या चीज पूछ रहे हो? रेजिस्टिविटी वगैरह कुछ नहीं, कोई लीकेज करंट नहीं। ठीक है, देयर इज नो लीकेज। परफेक्ट इंसुलेटर माना है। अब इसमें कुछ डेटा ऐसा आ रहा है कि क्या कहूँ। देखा जाएगा जो भी आएगा। कुछ समझ भी आ रहा है कि क्या करना है?
अब देखो कैसे करेंगे, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात ये है, तो क्या दे रखा है इसका मतलब देखते हैं पहले। ये जो कैपेसिटर हमें दे रखा है C1 C2, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके यूनिट से पता लग रहा है कि वोल्ट पर मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अगर हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट कर देंगे तो इसके मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और ये कंडक्ट करने लग जाएगा। यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रखते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो V/D आ जाएगा, है ना। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V रखते हैं और ये डिस्टेंस D है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड V/D आ जाएगा। तो फिर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/D। तो फिर V की मैक्सिमम वैल्यू E की मैक्सिमम वैल्यू इंटू D हो जाएगा। तो E की मैक्सिमम वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ और D की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻³ तो कितना आ गया 2000। तो हमें ये पता लगा कि इस कैपेसिटर के क्रॉस ज्यादा से ज्यादा 2000 वोल्ट लगा सकता हूं। 2000 तक सहन कर लेगा ये। 2001 होते ही ये कंडक्ट करने लग जाएगा, इसकी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। अब ये दूसरा वाला ऐसे ही, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या रख सकता हूं E/D। तो E मैक्सिमम इंटू D, तो 6 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻³ तो 12000 वोल्ट। क्या कहते हो, यही है। ये तो 2000 वोल्ट लेने के लिए तैयार है, ये कह रहा 12000 वोल्ट तक जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, 12000 से ज्यादा मत करना। अभी दोनों सीरीज में बुला लिए गए। हम जानते हैं कि सीरीज में बुलाएंगे तो सीरीज में तो चार्ज तो एक ही होगा, तो इसको क्यू देंगे, इसको माइनस क्यू देंगे, इसको क्यू देंगे, इसको माइनस क्यू देंगे। अब इसके अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो तो Q/K1A∈0 होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q/K2A∈0 होगा। जानते हैं हम ये तो, है ना। Q/K1A∈0 यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, Q/K2A∈0 यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन तो पता ही, हालांकि अब यहाँ पर वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना, क्योंकि जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है और वोल्टेज की भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते तो ये है, और कितना वोल्टेज दे सकते हैं तो ये है, ये हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि किस में क्या हिसाब आएगा। तो अब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू दैट, वो जो उधर लिखा हुआ है। तो अपना इक्वेशन बन गया Q/K1A∈0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 × 10⁻⁶। C1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे छोटा होना चाहिए, बराबर चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे Q पे कंडीशन आ जाएगी कि Q किससे कम होना चाहिए, तो Q शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ और A∈0 इंटू K1, ये सब वैल्यू आ रही है। तो अब मैं क्या करूं कि ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा कर दूं एप्सिलॉन को हटाने के लिए, है ना, अच्छा लगेगा।
या ऐसा कर लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 1/एप्सिलॉन की वैल्यू 36 पाई इंटू 10 की पावर 9 हो गया। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/, में लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं, क्या जाता है यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर 6। अब एरिया की जगह तो एरिया आएगा भाई, कहाँ एरिया 10 इंटू 10 की पावर -4, के की जगह तो क्या आएगा K1 कितना है 3, और एप्सिलॉन की वैल्यू 36 पाई 36 पाई इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 आ गया भाई। अब देखो कुछ कैंसिल वेंसिल करने का बात आ रहा है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9, तो 3 रह गया नीचे, ऊपर चला गया -7, एक 10 से मल्टीप्लाई होगा -6, 3 से काटा तो 12 3 36, 2 से काटा तो 6 पाई, नीचे 6 पाई हो गया। तो Q शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/6 पाई इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो कूलम आ गया ना, 1/6 पाई माइक्रो कूलम चार्ज तक दे दो तो चलेगा। ऐसा किसने बोला C1 ने बोला कि मेरे को इससे दिक्कत नहीं, इतना रखो। अब C2 का भी ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो C2 की चेकिंग करते हैं। तो Q/K2 A एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी लेस देन, कहाँ गया इसका वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 6, तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 6, K2 की जगह 2, A की जगह कितना 10, 10 इंटू 10 की पावर -4, और एप्सिलॉन की जगह तो वही का वही 36 पाई 10 की पावर 9। अब इसका क्या आएगा जरा, पावर तो वैसे ही कम कर लेते हैं, 10 की पावर -6, 6 6 36, 3 2 6, 3 पाई आ गया इक्वल टू तो 1/3 पाई 10 की पावर -6, देखो 6 6 36, 6 आ गया, और 2 3 6, 3 आ गया, और कुछ रह गया क्या, सब तो कट गया ना। तो C2 ने कहा कि चार्ज रखना 1/3 पाई माइक्रो कूलम से कम। C1 ने कहा चार्ज रखना 1/6 पाई माइक्रो कूलम से कम। बैटरी ने कहा तुम दोनों सीरीज में हो, बराबर चार्ज रखूंगी, सीरीज वालों पे चार्ज एक ही रहेगा। तो बताओ क्या रखें, जो कम है वो रख लेंगे, दोनों जिंदा रह जाएंगे, है ना। तो कम वाला चार्ज फाइनल हो गया। तो फाइनली इन दोनों कैपेसिटर का चार्ज कौन सा हो गया, ये वाला, ये कम है, तो ये दोनों का चार्ज पता चल गया। अब इसका वोल्टेज कितना आएगा निकाल सकते हैं, Q/C1 और Q/C2, तो V का वैल्यू आ जाएगा। तो V का वैल्यू आ गया Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब इसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है वो भी निकाल नहीं रखा है। तो K1 A F0/D, है ना,
और C2 की वैल्यू K2A एप्सिलॉन बाई D। ये तो दोनों बराबर किसी वैल्यू दिख रही है। 1/6 पाई 10 की पावर -6 A एप्सिलॉन बाई D, तो K1 तो 1/K1 कॉमन आ गई, तो 1/K1 प्लस 1/K2 D अपॉन A एप्सिलॉन है। D1 D2 अलग अलग है क्या? लो भाई, अलग अलग है तो रहने तो अंदर ही। अच्छा ऐसा कर लूं, D1 अपॉन K1, ऐसा कर लूं तो इससे आपको वोल्टेज आ जाएगा। रख लेते हैं, क्या आएगा? बेकार सा लग रहा है मन। 1/6 पाई 10 की पावर -6। D1 कितना था? 1 मिलीमीटर। 1 इंटू 10 की पावर -3। K1 कितना था? 3। और 2 इंटू 10 की पावर -3। K2 कितना था? 2। 1/10 इंटू 10 की पावर -4। और इसका वैल्यू हो गया 9 पाई इंटू 10 की पावर 9। 36 पाई था क्या? 36 पाई। ये लो भाई 36 पाई। जरा सॉल्व करके बताओ कि भी कितना है। पाई से तो पाई जा रहे भाई, बहुत भला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बहुत डबल कैलकुलेशन हो रहा है ना। मतलब इसको पहले वैल्यू बाद में पुट करो ना, फिर कम ज्यादा का कैसे पता लगेगा? वैल्यू इसलिए पुट किया कि कम ज्यादा कौन सा इसका पता लग जाए। $6000 आ रहा है। देखो -3 और -6 मिला के 9 तो कट गया, 4 ऊपर आ गया। फिर 10 की पावर 3 रह गया इस 10 से। पाई से पाई 6 6 36 है, 8000 आ गया। अच्छा देखो, एक बात हमारे समझ में आ रही थी, इसका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा मेरे क्रॉस वोल्टेज आप 2000 रख लो, है ना। एक कह रहा था कि 2000 से ज्यादा मत रखना, और एक कह रहा था कि 12000 से ज्यादा मत रखना। अब इनके कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है? C1/C2 कितना है? K1/D1, K2/D2। K1 तो 3 हो गया, 3/2, 2/1, 3:1। एक तरह से इसका कैपेसिटेंस C और इसका 3C है ना। ऐसा हो रहा है ना। अपन को ऐसा पता लग गया कि 3C वाला जो है उसके क्रॉस 2000 रह सकते हैं, और C वाले के क्रॉस 12000 रह सकते हैं। अब दोनों पे चार्ज तो बराबर होगा, तो अपन ऐसे सोचे कि इसका Q और -Q, इस पे Q और -Q, तो इसके क्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस Q/3C, दिस शुड बी लेस देन 2000, है ना। और Q/C शुड बी लेस देन 12000। 6000 था क्या? ये क्या था? 12000 ही तो था। तो इसके हिसाब से Q का वैल्यू आ गया, Q/C की वैल्यू 6000 से कम और 12000 से कम, तो 6000 वाला तय हो गया।
वो के का तो यूज हो गया ना कैपेसिटेंस। अब अपन ने क्या लिया कि क्यू बाई सी, इस 3 को उधर ले जाएंगे ना, तो क्यू बाई सी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू निकालो आपको, तो क्यू की वैल्यू 6000 सी और क्यू की वैल्यू 12000 सी, तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6000। तो अब 6000 इस पर हो गया ना 6000 सी, तो 6000 सी इसका हो गया, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो 6000 सी डिवाइडेड बाय 3c प्लस 6000 सी डिवाइडेड बाय सी, तो ये कितना हो गया 8000। ऐसे जल्दी हो रहा है ना, ऐसे पूरा ज्यादा माथा फोड़ी हो रही कैलकुलेट करने में। अपन ने कैपेसिटेंस को रेशो में लिख लिया, वोल्टेज तो पहले निकाल ही लिया था 2000 और 12000, तो फिर अपन ने सी और 3c लिख करके अब वोल्टेज को उसकी टर्म्स में क्यू और सी की टर्म्स में लिख दिया, तो क्यू की कंडीशन मिल गई सी की टर्म्स में, और फाइनली सी से डिवाइड करके भी निकल ही जाएगा। तो 2000 और 8000, मतलब 2000 और 6000 8000 आ रहा है ना, वही कुछ ज्यादा कैलकुलेशन लग रहा है पहले वाले मेथड में, वोल्टेज वाले मेथड में जल्दी हो रहा है रेशियो वाइज। ठीक है, ये काम तो आसान है। एक और सवाल पूछा था पैरेलल वाला, क्या है उसमें, अगर अपन पैरेलल में रखेंगे तो अपने पास में वोल्टेज की लिमिट आ जाएगी। एक कैपेसिटर कहता है कि 2000 वोल्ट से ज्यादा मत रखना, दूसरा कहता है कि 12000 से ज्यादा मत रखना, 2000 रख लेंगे। तो अब ये 2000 हमने रख लिया, तो अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस 3c था ना, तो अब इसका चार्ज हो जाएगा 3c इंटू वी, और इसका c इंटू वी, तो टोटल क्यों हो जाएगा 4cv। अब v तो हो गया हमारा 2000, c आप निकाल ही सकते हो, रख देना चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए। c किसका कैपेसिटेंस माना है अपन ने, K2 वाले का, तो K2 वाले का कैपेसिटेंस निकाल लो, उसमें पुट कर दोगे तो कितना चार्ज ज्यादा से ज्यादा बैटरी से जा सकता है, ये हमने पता कर लिया। तो इस तरह से एक कैटेगरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली होती है, वो कैसे हैंडल होती है ये भी मैंने जानकारी बता दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डाइलेक्ट्रिक के संबंध में सारी तरह की बातें बता दी। ठीक है, अब बाकी सवाल तो बहुत सारे होते ही। अब डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर को सर्किट में रख दिया, तो मेरे मन में एक दो सवाल आ रहे हैं पर वक्त नहीं आ रहा है। आप लोगों का क्या है आगे, है पक्का? ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अब इसमें ना एक आधा सवाल और कराने का मन है, और एक जानकारी और देना चाहता हूं। इसी के अंदर एक आता है जिसका एक वेक्टर डी होता है ना, वेक्टर ई का भाई, ई का भाई डी, ठीक है, ई का भाई डी। इसके बारे में मेंस वालों ने सवाल पूछ लिया, है ना, बच्चे ने कैपेसिटर की तैयारी किया, पढ़ पढ़ा के गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब, और उसने पूछा फाइंड वेक्टर डी। अब वो बोलेंगे ये तो हमारे अध्यापक ने पढ़ाया नहीं, है ना, तो अध्यापक ने कह रखा है कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो एनसीईआरटी में एक जगह वेक्टर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में जानेंगे ये वेक्टर डी क्या होता है और एक वेक्टर पी भी होता है।
वैसे तो पता नहीं सिलेबस में था कि नहीं था, पर एनसीईआरटी में था, तो हम क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है ये, तो इसलिए आप पढ़ना कि वेक्टर डी होता क्या है और वेक्टर पी भी होता है कुछ। मैं बताऊंगा अगली क्लास में, वक्त आज है नहीं। होमवर्क करने के बारे में ये है कि आंसर की तो मेरे पास आ गई, पर अब तो क्या लिखाऊं, है ना। सेकेंड डीबीपी भी करके आ जाना, तो उसके साथ बता दूंगा। और होमवर्क करने में शीट में क्या करोगे, एक्सरसाइज 2 जो है कंप्लीट, ये कह रहे हो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो, 1 में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, 3 पार्ट है, कुछ तो रह रहा होगा। ठीक है, ऐसा करो एक्सरसाइज 1 रखते हैं, ठीक है।